तलाक और भरण पोषण से जुड़े विभिन्न भारतीय कानून और कोर्ट द्वारा भरण पोषण मेंटेनेंस की राशि तय करने के मुख्य आधार क्या हैं और पारिवारिक विवादों के समाधान में मुफ्त कानूनी सहायता और हेल्पलाइन नंबरों की भूमिका क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पूरा पॉडकास्ट मैं आप लोगों के साथ सुनूंगा, तो जिसमें आपको मेरे द्वारा जो जो भी अभी क्वेश्चन करे गए थे इन सारे सवालों के जवाब सुनने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे मशीन साफ बता देती है कि फ्रैक्चर कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। डॉक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है, प्लास्टर लगेगा और बात खत्म। लेकिन जब बात एक शादी के टूटने की आती है तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एग्जैक्टली। अचानक हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बेहद धुंधला, जटिल और एकदम उलझा हुआ है। भारत में तलाक सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह भावनाओं, संपत्तियों और दशकों पुराने कानूनों का एक ऐसा भारी भरकम चक्रव्यूह है। हाँ। जिसमें अच्छे अच्छे लोग रास्ता भटक लाते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने, और शायद यही वजह है कि जब हम इस कानूनी चक्रव्यूह के अंदर झांकते हैं तो वहां हमें सिर्फ काले और सफेद रंग नहीं मिलते। वहां अधिकारों, मेंटेनेंस, एलिमिनी और अलग अलग पर्सनल लॉज के हजारों ग्रे शेड्स होते हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए ये समझना कि उसके अधिकार क्या है और कोर्ट की प्रक्रिया कैसे काम करती है किसी डरावने सपने जैसा हो सकता है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम आज उन तमाम रिसर्च, लीगल नज़ीरों और डेटा के बंडल को डिकोड करने वाले हैं जो तलाक, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, राइट, और एलिमिनी की असली तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी भारी भरकम लीगल जार्गन के समझना है, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है। ये किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि सबसे पहला कदम जब कोई अलग होने का फैसला करता है तो हमारा कानून उस स्थिति को किस नजरिए से देखता है। तो देखिए, इस नजरिए को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के लीगल स्ट्रक्चर की नींव को देखना होगा। हमारे यहाँ विवाह और तलाक के लिए ना कोई एक यूनिवर्सल कानून नहीं है जो सब पर लागू होता हो। अच्छा, मतलब धर्म के हिसाब से अलग अलग। एग्जैक्टली। ये धर्म के आधार पर बटा हुआ है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाइयों और पारसियों के लिए अपने अलग कानून है। इन सब मामलों को सुलझाने के लिए फैमिली कोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर हम कानूनों की इस पूरी भीड़ को हटाकर एकदम बुनियादी बात करें तो अदालत के दरवाजे से अंदर जाने के दो ही मुख्य रास्ते होते हैं। ओके। पहला है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और दूसरा है कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। रुको, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो क्या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ऐसा है जैसे दो बिजनेस पार्टनर शांति से एक बोर्ड रूम में बैठकर अपनी कंपनी बंद करने का फैसला कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है वो किसी लंबी, खून चूस लेने वाली कॉर्पोरेट जंग की तरह है जहां दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये एनालॉजी 100% फिट बैठती है। म्यूचुअल कंसेंट में पति पत्नी दोनों मान चुके होते हैं कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। राइट। वो कोर्ट जाने से पहले ही आपस में तय कर लेते हैं कि एलिमनी कितनी होगी, संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, और बच्चों की कस्टडी। बिल्कुल, अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी। कोर्ट का काम यहाँ सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों बिना किसी दबाव के ये फैसला ले रहे हैं या नहीं। कोर्ट बस उनके समझौते पर एक कानूनी मोहर लगा देता है। और कॉन्टेस्टेड में क्या होता है? कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ये असल में वो जंग है जिसका आपने जिक्र किया। यहाँ एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा नहीं, या फिर वो किसी भी शर्त पर सहमत नहीं हो पाते। ऐसे में आपको कोर्ट के सामने साबित करना पड़ता है कि आप तलाक क्यों चाहते हैं। और यहीं पर क्रूअल्टी, अडल्टरी या डिजॉर्शन जैसे भारी शब्द आते हैं, राइट? आपको कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि आपके साथ क्रूरता हुई है। एग्जैक्टली। और इसे साबित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। सबूत जुटाना, गवाह लाना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ये सब इस प्रक्रिया को सालों तक खींच देता है। बाप रे। हाँ, और जब हम पर्सनल लॉस की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कानून पत्थर की लकीर नहीं है, वो समय के साथ इवॉल्व होते हैं। जैसे कि
जैसे अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो 2019 में जो ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को पूरी तरह से इल्लीगल और दंडनीय अपराध घोषित किया गया, वो इसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। अदालतें कोशिश कर रही हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा जरूर हो। ये तो हो गया थ्योरी वाला हिस्सा कि कानून क्या कहता है, लेकिन मैं थोड़ा टाइमलाइन पर बात करना चाहता हूँ। और फरमाइए। जब कोई असल में कोर्ट जाता है तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि बस एक पिटिशन फाइल की और कुछ महीनों में फैसला आ गया, लेकिन अंदर की असलियत क्या है? ये सफर पिटिशन से लेकर फाइनल डिग्री तक कैसे पहुंचता है? ये सफर ना एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में सबसे पहले पिटिशन ड्राफ्ट होकर फाइल होती है, फिर अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। राइट। अब अक्सर लोग नोटिस लेने से ही बचते रहते हैं, जिसमें महीनों निकल जाते हैं। जब नोटिस सर्व हो जाता है तो दूसरा पक्ष अपना जवाब या रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। तो इसके बाद सीधे गवाह और ट्रायल? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद अदालत सीधे ट्रायल शुरू नहीं करती। कानून का मानना है कि शायद शादी बचाई जा सके, इसलिए दोनों को अनिवार्य रूप से काउंसलिंग या मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। अच्छा। जब मीडिएशन फेल हो जाता है तब जाकर असल कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। दोनों तरफ से सबूत पेश होते हैं, गवाहों से जिरा होती है, फाइनल बहस होती है और तब कहीं जाकर फाइनल डिक्री आती है। तो इसमें टोटल कितना टाइम लग जाता है? इस पूरी प्रक्रिया में आराम से 3 से 7 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। 7 साल? ये तो किसी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल है। लेकिन इस टाइमलाइन के बीच में एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो अक्सर सब कुछ बदल देता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या डीवी एक्ट। बहुत अहम पॉइंट है ये। मेरा सवाल ये है कि जब सालों चलने वाले इस तलाक के केस के बीच में अचानक डीवी एक्ट की एंट्री होती है, तो क्या ये उस सीधी टाइमलाइन को पूरी तरह से पटरी से उतार देता है? पटरी से उतारना शायद एकदम सही शब्द है, क्योंकि डीवी एक्ट का नेचर ही ऐसा है। देखिए, डाइवोर्स का केस आराम से अपनी रफ्तार से चलता है, लेकिन डीवी एक्ट कोई सिविल तलाक का कानून नहीं है। तो क्या है? ये महिलाओं की तुरंत सुरक्षा के लिए बनाया गया एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। जब कोई महिला डीवी केस फाइल करती है तो मैजिस्ट्रेट को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तुरंत मतलब कितना जल्दी? बहुत जल्दी। इसमें राइट टू रेजिडेंस शामिल है, मतलब महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता। इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर शामिल है। तो जो पति आराम से 7 साल वाले तलाक के माइंडसेट में बैठा था, उसे अचानक झटका लगता है। एग्जैक्टली। उसे अचानक डीवी कोर्ट से नोटिस मिलता है कि आपको 48 घंटे में जवाब देना है। तो ये एक तरह से पैरेलल ट्रैक बन जाता है, एक तरफ तलाक का केस चल रहा है और दूसरी तरफ डीवी एक्ट का केस। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी? मतलब बिजली का बिल कौन भरेगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? सही सवाल है। यहीं पर भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की बात आती है। हमारी रिसर्च में सेक्शन 125 सीआरपीसी का काफी जिक्र है। ये कैसे काम करता है? सेक्शन 125 सीआरपीसी ना भारतीय कानून का एक बहुत ही सेक्युलर और खूबसूरत हिस्सा है। ये धर्म नहीं देखता। अच्छा। हाँ, इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि समाज में किसी भी पत्नी, बच्चों या बूढ़े माँ बाप को बेसहारा या भूखा नहीं छोड़ा जा सकता। जब तलाक का केस लंबा खिंचता है तो कोर्ट अंतरिम मेंटेनेंस का आदेश देता है। मतलब इंटरिम? हाँ, इसका मतलब है कि जब तक केस चल रहा है तब तक कमाने वाले पार्टनर को दूसरे पार्टनर का खर्च उठाना होगा, ताकि वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके और कानूनी लड़ाई लड़ सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? मैंने अक्सर सुना है कि जैसे ही तलाक की बात शुरू होती है, लोग अचानक से गरीब बन जाते हैं। अरे हाँ, ये बहुत आम बात है। कोई अपनी कंपनी माँ के नाम कर देता है, कोई कहता है कि मेरी तो नौकरी छूट गई है और मैं बस समाज सेवा कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे में मेंटेनेंस कैसे तय होती है? यहीं पर मुझे रिसर्च में 2020 का वो लैंडमार्क जजमेंट मिला, रजनीश वर्सेस नेहा। क्या ये सच में गेम चेंजर था? ये सिर्फ गेम चेंजर नहीं था, इसने पूरे सिस्टम को एकदम पारदर्शी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि लोग अपनी इनकम छुपाने के लिए रातों रात अपनी संपत्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं। वही तो। कोर्ट में पति कहता था कि वो महीने का 20,000 कमाता है, लेकिन उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर यूरोप ट्रिप की फोटोज होती थीं। क्या बात है। तो रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट ने एक बहुत सख्त नियम बना दिया।
अब दोनों पक्षों को एक बेहद विस्तृत एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसे एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, आपके ऊपर कितने लोन हैं, बाप रे, यहाँ तक कि आप किस क्लब के मेंबर हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है। और अगर कोई इसमें झूठ बोल दे तो? अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप पर पर्जरी यानी कोर्ट में झूठ बोलने का क्रिमिनल केस चल सकता है। कोर्ट अब सिर्फ सैलरी नहीं देखती, वो आपका लाइफस्टाइल देखती है। ये तो सच में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जैसा हो गया। बिल्कुल। इसी एफिडेविट के आधार पर कोर्ट तय करती है कि पति की असली हैसियत क्या है, पत्नी की जरूरतें क्या हैं, और इस हिसाब से एक फेयर मेंटेनेंस अमाउंट तय किया जाता है। लेकिन क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जहां कोर्ट कहती है कि नहीं, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे? क्या ये अधिकार निरपेक्ष है? नहीं, कानून इस मामले में बहुत संतुलित है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेंटेनेंस मिलेगी ही। तो कब नहीं मिलती? अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर वो किसी और के साथ एडल्ट्री या व्यभिचार में है और ये साबित हो जाता है तो भी उसे ये अधिकार नहीं मिलता। समझ गया। और वो आसानी से वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है जो शादी के दौरान था। तो कोर्ट कह सकती है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेंटेनेंस एक तरह का सर्वाइवल किट है जो केस चलने के दौरान काम आता है। लेकिन जब बात हमेशा के लिए अलग होने की आती है तो हिसाब किताब कैसे बराबर होता है? तब एंट्री होती है एलिमनी की। राइट, परमानेंट एलिमनी और लमसम एलिमनी, इन दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है? एलिमनी को आप एक फाइनल सेटलमेंट की तरह देखिए। परमानेंट एलिमनी का मतलब है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि हर महीने एक तय रकम दी जाएगी जो जीवन भर या दूसरी शादी होने तक चलेगी। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या तलाक के बाद आप हर महीने उस इंसान के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहेंगे जिससे आप अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुके हैं? इससे बार बार कोर्ट के चक्कर भी लगते हैं अगर कोई डिफॉल्ट कर दे। हाँ, वो तो उस कड़वाहट को हर महीने ताजा करने जैसा होगा। बिल्कुल। इसीलिए आजकल अदालतें और खुद पार्टियां लमसम एलिमनी यानी एक मुश्त सेटलमेंट को ज्यादा प्रेफर करती हैं। मतलब एक बार में सारा पैसा दे दो और बात खत्म। हाँ, एक बार में एक बड़ी रकम कैश या प्रॉपर्टी के रूप में दे दी जाती है और भविष्य के सारे आर्थिक रिश्ते वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस एलिमनी को तय करते वक्त एक कंसेप्ट ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो था करियर सैक्रिफाइस या करियर का बलिदान। ये बहुत ही गहरा कंसेप्ट है। अगर मैं इसे एक शब्द दूं तो ये रुकी हुई उड़ान का हर्जाना है। ये अदालतें कैसे कैलकुलेट करती हैं? ये फैमिली लॉ का बहुत ही संवेदनशील और तार्किक हिस्सा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला शादी से पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। ठीक है। शादी के बाद या बच्चा होने के बाद आपसी सहमति से वो तय करती है कि वो नौकरी छोड़कर घर और बच्चे को संभालेगी। अब 10 साल बाद जब तलाक हो रहा है तो पति अपने करियर में डायरेक्टर या वीपी बन चुका है, लेकिन पत्नी का रेज्यूमे 10 साल से एकदम खाली है। वो तो कॉर्पोरेट रेस में पूरी तरह से पिछड़ चुकी है ना। वो उस 10 साल के अनुभव, प्रमोशन और ईपीएफ को वापस कैसे लाएगी? यही पॉइंट है। जब अदालत एलिमनी तय करती है तो वो ये देखती है कि पति जो आज इतना कमा रहा है वो इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि घर पर कोई उसका बेस संभाल रहा था। राइट। इसलिए एलिमनी सिर्फ खर्चे के लिए नहीं दी जाती, वो इस करियर सैक्रिफाइस की भरपाई के लिए भी दी जाती है ताकि वो महिला अपनी जिंदगी को दोबारा एक सम्मानजनक मुकाम से शुरू कर सके। और यहीं पर एक ऐसा पॉइंट आता है जो शायद कई लोगों की पुरानी सोच को झकझोर कर रख दे। कौन सा पॉइंट? हमने हमेशा यही सुना है कि पति एलिमनी देता है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि कानून जेंडर न्यूट्रल भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या पत्नी भी पति को एलिमनी दे सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ कागजों पर लिखा एक नियम है या भारत की अदालतों में सच में ऐसा होता है? ये पूरी तरह से सच है और अदालतों में होता भी है, हालांकि इसके मामले अभी तुलनात्मक रूप से कम है। अच्छा। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करता है। अच्छा। ये पति या पत्नी नहीं, स्पाउस शब्द का इस्तेमाल करता है। ओके, स्पाउस। मान लीजिए पत्नी एक सफल बिजनेसवुमन है और पति किसी गंभीर बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकता या मंदी के कारण उसकी नौकरी चली गई है और वो पूरी तरह से पत्नी पर आश्रित था। ऐसे में अगर तलाक होता है तो अदालत पत्नी को आदेश दे सकती है कि वो पति को मेंटेनेंस या एलिमनी दे। कानून का मकसद जेंडर देखना नहीं है, कानून का मकसद ये देखना है कि कौन आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है। ये थ्योरी और कानून की बातें तो बहुत हो गईं,
लेकिन जब ये सारे सेक्शन डीवी एक्ट, मेंटेनेंस एफिडेविट और एलिमनी एक असली इंसान की जिंदगी में उतरते हैं तो ये सब कैसा दिखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारी सोर्स मटेरियल में प्रिया और राहुल की एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है। ये केस स्टडी इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, प्रिया और राहुल की कहानी ना इस पूरी कानूनी भूल भुलैया का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। कैसे शुरू हुआ उनका केस? उनकी शादी के कुछ सालों बाद ही चीजें बिगड़ने लगीं। प्रिया का आरोप था कि राहुल की तरफ से मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना हो रही है। पानी सिर से ऊपर तब गया जब प्रिया को घर छोड़ना पड़ा। तो उसने सबसे पहला लीगल कदम क्या उठाया? उसने सबसे पहला कदम ये उठाया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन और रेजिडेंस का केस फाइल कर दिया। और जाहिर है राहुल चुप नहीं बैठा होगा। उसने इसके जवाब में क्या किया? राहुल ने इसे अपनी ईगो पर लिया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए क्रूएलिटी का ग्राउंड लेकर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर दिया। बाप रे! अब आप स्थिति देखिए, एक तरफ डीवी कोर्ट में तारीखें पड़ रही हैं, दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट में तलाक की। दोनों अपने अपने वकीलों को भारी फीस दे रहे थे। और पैसों का क्या? राहुल ने शुरुआत में प्रिया की कोई आर्थिक मदद नहीं की, इसलिए प्रिया ने सेक्शन 125 में मेंटेनेंस भी मांग ली। मतलब 3 अलग-अलग केस एक साथ चल रहे हैं। ये तो मेंटल टॉर्चर का पीक है। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? ये 18 लाख और फ्लैट वाले सेटलमेंट तक बात कैसे पहुंची? इसमें करीब 3 साल लग गए। 3 साल तक दोनों कोर्ट के चक्कर काटते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई में सिर्फ वकीलों का फायदा हो रहा है और उनकी जिंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, तब राहुल के वकील ने मीडिएशन सजेस्ट किया। दोनों एक टेबल पर बैठे। एक न्यूट्रल मीडिएटर ने उन्हें समझाया कि अगर ये केस ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 साल और कोई फैसला नहीं आएगा। तो मतलब थकान ने उन्हें समझदारी की तरफ धकेला। आप ऐसा कह सकते हैं। टेबल पर बात हुई। राहुल इस बात पे अड़ा था कि वो हर महीने मेंटेनेंस का सिरदर्द नहीं चाहता। लमसम वाला कंसेप्ट। हाँ, और प्रिया ने अपनी करियर सैक्रिफाइस की बात रखी कि उसने बच्चे के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी। अंत में नेगोशिएशन हुआ। तय ये हुआ कि राहुल प्रिया को लमसम यानी एक मुश्त 18 लाख रुपए देगा। ओके। और चूंकि उनके एक बच्चे की कस्टडी प्रिया के पास थी, इसलिए बच्चे की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए राहुल ने एक फ्लैट प्रिया और बच्चे के नाम कर दिया। वाह! जैसे ही ये सेटलमेंट पेपर पर साइन हुआ, दोनों ने अपने अपने डीवी और क्रूएलिटी के केस वापस ले लिए और एक जॉइंट पेटिशन के जरिए म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लिया। ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे 3 साल की एक कड़वी कानूनी लड़ाई एक 18 लाख के चेक और एक फ्लैट की चाबी पर आके खत्म हो गई। यही प्रैक्टिकल रियलिटी है। लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि कोर्ट के बाहर बैठकर बात करना अक्सर कोर्ट के अंदर लड़ने से ज्यादा कारगर होता है। अदालतें भी यही चाहती हैं। जज अक्सर पार्टनर से कहते हैं कि अपनी शर्तों पर समझौता कर लो, वरना हम फैसला सुनाएंगे जो शायद तुम दोनों को ही पसंद ना आए। इस पूरी कहानी को सुन के ना कई ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं जो अक्सर न्यूज डिबेट्स का हिस्सा रहते हैं। जैसे सेक्शन 498A यानी दहेज उत्पीड़न का कानून। अक्सर ये आरोप लगता है कि इसका बहुत मिसयूज होता है। कानून इस बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रहा है? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। 498A एक समय में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा हथियार था जो दहेज के लालचियों से उन्हें बचाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इस बात को माना है कि इसका इस्तेमाल हथियार से ज्यादा ढाल की तरह होना चाहिए। मतलब लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत से मामलों में उस समय पूरे ससुराल वालों का, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों का नाम भी FIR में डाल दिया जाता था। इसलिए अब अदालतों ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि महज शिकायत मिलने पर पति या उसके परिवार की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा, तो पहले जांच होगी। बिल्कुल, जब तक के शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सबूत या चोट के निशान ना मिले। एक और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट जो मुझे रिसर्च के FAQ सेक्शन में दिखा वो है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर, और साथ ही ये 6 महीने के कूलिंग पीरियड को माफ करने वाली बात। हाँ, ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट्स है। क्या आप इसके पीछे के लॉजिक को समझा सकती हैं? क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी अदालतें समाज के साथ बदल रही हैं। ये बहुत जरूरी बदलाव है। पहले लिव इन रिलेशनशिप को कानून कोई खास तवज्जो नहीं देता था, लेकिन अब डीवी एक्ट के तहत इसे रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जाता है। मतलब शादी जैसा ही। हाँ, मतलब अगर आप लंबे समय से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो अलगाव के वक्त महिला को डीवी एक्ट के तहत मेंटेनेंस और सुरक्षा का अधिकार है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? और जहां तक 6 महीने की कूलिंग पीरियड की बात है, पहले ये नियम था कि म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन डालने के बाद आपको 6 महीने इंतजार करना ही होगा, ताकि शायद कपल अपना फैसला बदल ले। एग्जैक्टली।
लेकिन अगर कोई पिछले 2 साल से अलग रह रहा है और सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो उन्हें 6 महीने और क्यों रोकना? सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सोचा। उन्होंने कहा कि अगर शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ये 6 महीने का इंतजार सिर्फ उनकी परेशानी बढ़ाएगा। तो अब वो इसे माफ कर सकते हैं। हाँ, इसलिए अब अदालतें स्कूलिंग पीरियड को वेव यानी माफ कर सकती हैं। ये अदालतों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सहानुभूति भरा कदम है। ये बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारा लीगल सिस्टम बहुत महंगा है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई ऐसी महिला या पुरुष इस प्रक्रिया में फंस जाए जिसके पास बड़े वकीलों को देने के लिए लाखों रुपए नहीं है, तो वो क्या करे? न्याय पर हर नागरिक का अधिकार है, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या न हों। अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हर जिले में DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है। ओके। आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको सरकार की तरफ से एक योग्य वकील मुफ्त में दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। इसके अलावा जो मामले म्यूचुअल कंसेंट या छोटे विवादों के होते हैं, उनके लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। यहाँ आप बिना किसी भारी फीस के अपने मामलों का जल्दी निपटारा कर सकते हैं। और इमरजेंसी की स्थिति में विमेन हेल्पलाइन 181 जैसी सेवाएं 24 घंटे काम करती हैं। तो विकल्प मौजूद हैं, बस जानकारी होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटे, हमने ये डिकोड किया कि कैसे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स एक लंबी जंग है और म्यूचुअल कॉन्सेंट एक सुलझा हुआ एग्जिट प्लान। राइट। हमने DV एक्ट की अचानक एंट्री को समझा, जो पूरी टाइमलाइन को पलट देती है। रजनीश वर्सेस नेहा के उस एफिडेविट वाले फॉर्मूले को देखा, जो किसी को भी कोर्ट में झूठा गरीब बनने से रोकता है। और एलिमनी को भी समझा। हाँ, एलिमनी में करियर सैक्रिफाइस की अहमियत को समझा और प्रिया और राहुल की कहानी से ये जाना कि कैसे थ्योरी असल जिंदगी के एक ठोस सेटलमेंट में बदल जाती है। लेकिन यहाँ ना एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ प्लीज। हमने आज जितने भी कानूनों और नजीरों पर बात की, वो सिर्फ कानूनी जागरूकता के लिए है। हर परिवार, हर इंसान की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। जो फॉर्मूला प्रिया और राहुल पर लागू हुआ, वो जरूरी नहीं कि किसी और पर भी फिट बैठे। इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति में हो, तो उसे हमेशा एक क्वालिफाइड फैमिली लॉयर से ही अपनी पर्सनल सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इस तरह की चर्चाएं आपको जागरूक बना सकती हैं, लेकिन कोर्ट रूम में आपको एक प्रोफेशनल ही बचा सकता है। बिल्कुल। सही जानकारी आपको सशक्त बनाती है, लेकिन सही दिशा एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत पर आ गए हैं। जी। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। वो क्या है? हमने आज ये देखा कि एक शादी को कानूनी और आर्थिक रूप से खत्म करना कितना जटिल, दर्दनाक और थका देने वाला प्रोसेस है। संपत्तियों को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई होती है। तो ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या भारत में अब प्री नप्शियल अग्रीमेंट्स यानी शादी से पहले ही आर्थिक समझौते को कानूनी मान्यता देने का वक्त आ गया है? ओहो, ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब हम एक बिजनेस शुरू करने से पहले उसके टूटने की स्थिति का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो शादी में क्यों नहीं? क्या शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रोमांस की हत्या है, या फिर ये कपल द्वारा एक दूसरे के प्रति दिखाया गया सबसे ईमानदार और प्रैक्टिकल कदम है? जो भी सुन रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक बेहद शानदार और समय की मांग वाला सवाल है, जिस पे हमारे समाज को देर सवेर खुलकर बहस करनी ही होगी। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। रिश्तों और कानूनों के इस उलझे हुए चक्रव्यूह में उम्मीद है आज कुछ रास्ते आपके लिए शीशे की तरह साफ हुए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊँ जिस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। तो आपसे मिलते हैं कल को एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।